हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? आई होप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से जोरों शोरों से चल रही है। आज हम लोग दिसंबर 2022 में जो अमेंडमेंट्स आपके एप्लीकेबल होने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में जो जो अमेंडमेंट्स है सबसे पहले वो कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, आईसीडीआर में हमने काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी, तो ऐसा नहीं कि पूरा आईसीडीआर चेंज हो गया है। कुछ कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो आप अपना रेफरेंस के लिए कंपाइलर साथ में रख सकते हैं और इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं उसको हम साथ साथ देखते जाएंगे और कहाँ अमेंडमेंट है वो हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 5 की, एंटिटीज नॉट एलिजिबल। देखिए, एंटिटीज नॉट एलिजिबल ये कंडीशन हमने पढ़ी थी ऑलरेडी कि किन किन लोगों को यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। तो वहां पे हमने कंडीशन पढ़ी थी विलफुल डिफॉल्टर की। तो विलफुल डिफॉल्टर के साथ साथ आपको एक वर्ड और ऐड करना है, एंड दैट इज व्हाट, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। बस इतने सा अमेंडमेंट है रेगुलेशन नंबर 5 में, इससे ज्यादा कुछ और अमेंडमेंट नहीं है। तो क्या ऐड करना है आपको? फ्रॉडुलेंट बोरोवर। ठीक बात है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ। दैट इज व्हाट, रेगुलेशन नंबर 7। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम करेंगे रेगुलेशन नंबर 7 में कवर करेंगे। देखिए, रेगुलेशन नंबर 7 में आपको याद होगा कि हमने कुछ जनरल कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कितना फंड आप यूज कर सकते हो। तो उसी के कंसर्न में एक अमेंडमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, द अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड such objects where the issuer company has not identified एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट टारगेट। देखिए, हमने इन जनरल जो कंडीशन नंबर 2 था वहां तक कंप्लीट किया था रेगुलेशन नंबर 7, जिसमें हमने पढ़ा था कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए आप मैक्सिमम जो यूज कर सकते हैं पैसा, दैट इज व्हाट, 25%, राइट? दिस वाज द कंडीशन। उसके बाद एक न्यू जो रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन, वो उसमें एड ऑन हो गया, इंसर्ट किया गया है। एंड व्हाट दिस कंडीशन सेज कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो भी अमाउंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड सच objects where the issuer company has not identified acquisition या investment target as mentioned in the objects of the issue in the draft offer document and the offer document। तो दो बातें बोल रहा है ये कि अमाउंट किसका, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का, एंड such objects where the issuer, such objects where the issuer has not identified acquisition या फिर इन्वेस्टमेंट टारगेट। मतलब जहां पे कुछ प्रेस्क्राइब, आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई टारगेट सेट नहीं किया था कि आप कितना खर्चा करोगे उसके कंसर्न में, तो उस केस में shall not exceed 35% ऑफ द अमाउंट बीइंग रेज्ड बाय द इशूअर। तो इन दोनों का मिला करके मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 35% हो सकता है। मतलब अनसर्टेन अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं रह सकते। तो देखो, जनरली जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का 25% तो है ही, प्लस साथ में इसने बोला कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस और अलॉन्ग विद ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आपने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो उन दोनों को मिला करके मैक्सिमम कितना परसेंट रख सकते हो? 35% रख सकते हो। 35% से ज्यादा नहीं रख सकते। फिर क्या बोलता है? provided that the amount raised for such objects where the issuer company has not identified acquisition या investment target as mentioned in the object of the issue in the draft offer document and offer document shall not exceed 25% of the amount being raised by the issuer। अच्छा, अब जैसे आपने बोला कि मैम अच्छा ऐसा कर लें कि दोनों मिलाकर के 35% आपने बोला, तो एक काम करते हैं कि हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 5% रख लेते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए 30% रख लेते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर है नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया है, लिमिट डिसाइड नहीं किया है, वहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर पाओगे? 25% ही कर पाओगे। तो इसका मतलब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी 25% की अपर लिमिट है इंडिविजुअली, और अदर ऑब्जेक्ट के लिए भी इंडिविजुअली 25% की लिमिट है, और ओवरऑल दोनों के लिए मिलाकर के जो लिमिट प्रिस्क्राइब की है दैट इज ऑफ 35%। फाइन। तो ये आपको इंसर्ट करना है रेगुलेशन नंबर 7 में, थर्ड पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। देखिए, जहां जहां पे ये पुराने कंपनीज एक्ट का रेफरेंस था, कंपनीज एक्ट 1956, वहां पे ये रेफरेंस अभी हट गया है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 1956 हटे हुए सालों साल हो गए हैं। तो फाइनली सेबी को लग गया कि ये हटा देना चाहिए। तो जहां जहां पे आपको पुराने एक्ट के सेक्शंस का रेफरेंस मिले वो आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ था रेगुलेशन नंबर 8 में,
तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज बी एक्सप्लेनेशन जो आपको दे रखा था, उसमें जहाँ पे मर्जर स्कीम की, अमालगमेशन स्कीम की हम बात करते हैं, तो वहां पे आपको ये पुराना वाला हटा देना है, डिलीट कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल। ये एक नया जो है रेगुलेशन इंसर्ट किया गया है, रेगुलेशन 8A। हम लोगों ने रेगुलेशन 8 पढ़ा था, उसके बाद एक नया रेगुलेशन इंसर्ट किया गया है, रेगुलेशन 8A। व्हाट इट सेज कि एडिशनल कंडीशंस फॉर ऑफर फॉर सेल फॉर इशू अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6। आपको याद होगा रेगुलेशन नंबर 6 सब रेगुलेशन 2 किसके बारे में बात करता है कि अगर कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करती तो ऑल्टरनेटिव रूट की हम बात करते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू आ रहे हैं, और उस ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू आप क्या लेके आ रहे हैं, ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, तो उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा रेगुलेशन 8A में प्रिस्क्राइब है। रेगुलेशन 8 किसके लिए था, ऑफर फॉर सेल के लिए था, और 8A भी ऑफर फॉर सेल के लिए है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट के लिए है, 6(2) के लिए है। तो व्हाट इट सेज, फॉर इश्यूज वेयर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 6। तो 6(2) में अगर आपने DOD फाइल किया है तो उसके लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक बाय शेयरहोल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली या फिर पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट मोर देन 20%, more than 20% of pre-issue holding of the issuer based on fully diluted basis shall not exceed more than 50% of their pre-issue holding on fully diluted basis। अच्छा देखो इसने क्या बोला, इसने बेसिकली दो कैटेगरी बनाई है यहाँ पे, A और B। What it says कि अगर मान लीजिए जो लोग ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर दे रहे हैं, ऑफर फॉर सेल आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है मार्केट में पब्लिक को अलॉटमेंट के लिए। तो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर दे रहा है तो वो शेयर होल्डर कौन सा वाला है, शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक बाय शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर है, जिसने होल्डिंग इंडिविजुअली या फिर अलॉन्ग विद PAC कितना परसेंट होल्ड किया हुआ है, मोर देन 20%, मोर देन 20% ऑफ प्री इशू होल्डिंग होल्ड कर रखा है। तो वो कितना दे सकता है, कितना सरेंडर कर सकता है ऑफर फॉर सेल में, तो मैक्सिमम कितना दे सकता है, 50% ऑफ हिज होल्डिंग दे सकता है। मैक्सिमम कितना सकता है, 50% ऑफ हिज होल्डिंग दे सकता है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप की कैटेगरी हम पढ़ेंगे। तो अगर उसकी होल्डिंग अलॉन्ग विद PAC क्या है, दैट इज व्हाट, मोर देन 20% है, मोर देन व्हाट 20% ऑफ व्हाट प्री इशू होल्डिंग है, ऑफ प्री इशू होल्डिंग, अगर ऐसा वाला होल्डर है तो। और दूसरा केस कौन सा होगा, जिसमें 20% से एक्सीड नहीं करता, नॉट एक्सीडिंग 20%, अगर ऐसा केस है तो यहां पे वो कितना दे पा रहा है, यहां पे वो 50% दे पा रहा है खुद की होल्डिंग का, मतलब वो 10% तक जो है ऑफर फॉर सेल में दे सकता है। Shares offered for sale to the public by shareholder holding individually या PAC acting in concert less than 20% of the pre-issue holding of the issuer based on fully diluted basis shall not exceed more than 10%। तो वो मैक्सिमम कितना दे पाएगा, 10% दे पाएगा ऑफ द प्री इशू होल्डिंग। तो अगर जिसके पास मैक्सिमम 10% और मैक्सिमम 20% ही जिसके पास प्री इशू होल्डिंग है, तो वो पर्सन कितना परसेंट जो है सरेंडर कर पाएगा, 10%। 10% किसका, कैपिटल का, 10% किसका, कैपिटल का, और ये 50% किसका था, ऑफ हिज होल्डिंग, हिज शेयर होल्डिंग। तो खुद की शेयर होल्डिंग का 50% दे सकता है। देखो इम्प्लाइड सी बात है, आज आपके पास बहुत ज्यादा स्टेक है, मान लीजिए आपके पास 40% स्टेक है कंपनी का, आप 40% में से अब ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, तो ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं तो आपका 40% का हाफ भी काफी ज्यादा हो जाता है ना, एंड दैट इज व्हाट मैक्सिमम 50% दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो 40% का हाफ कितना हो गया, 20% हो गया। वेयर एज अगर आपके पास ऑलरेडी 20% से ज्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे फिक्स कर दिया 10%, तो मैक्सिमम कितना, कैपिटल का 10% आप दे पाओगे। तो जो भी कंपनी की कैपिटल है उसका 10%, होल्डिंग का नहीं, कैपिटल का 10%, और ये 50% किसका था, उसकी खुद की होल्डिंग का 50% था। फॉर शेयर होल्डर्स होल्डिंग इंडिविजुअली या PAC इन कंसर्न मोर देन 20% ऑफ प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द इशूअर बेस्ड ऑन फुली डायल्यूटेड बेसिस
Provisions of lock-in as specified under Regulation 17 of these regulations shall be applicable, and relaxation from lock-in as provided under Clause C of 17 shall not be applicable. तो यहाँ पे वही लॉक इन के प्रोविजन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो एज इट इज इन पे एप्लीकेबल रहेंगे. तो ये जो रेगुलेशन 8A इंसर्ट हुआ है ये किसके कंसर्न में हुआ है? अगर आप ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू ऑफर फॉर सेल लेके आते हैं तो वहां पे कितना सरेंडर कर पाएंगे उसकी लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ. इन रेगुलेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है. अब रेगुलेशन नंबर 15 पे आ जाइए. रेगुलेशन 15 में क्या अमेंडमेंट है ये देखते हैं हम लोग. देखो, सिक्योरिटीज इन एलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन नंबर 15 जो है वो हमने पढ़ा था. इसमें प्रोविजो दे रखा है. तो प्रोविजो में जो है यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई. ये हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि किन पे एप्लीकेबल नहीं होता है सिक्योरिटीज इन एलिजिबिलिटी वाला. तो यहाँ पे इफ प्रमोटर्स इन AIF बस इतना ही लिखा था, बाकी सारे नाम भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं. अमेंडमेंट में सारे नाम ऐड किए हैं, बाकी कुछ विशेष अमेंडमेंट नहीं है. फॉरेन वेंचर फंड, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद IRDA, तो इन सबका नाम भी ऐड हो गया. पहले सबका नाम लिखा हुआ नहीं था, मिसिंग था, वो यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है. और दूसरे प्रोविजन में वही पुराने एक्ट का जो सेक्शन है वो ओमिट कर दिया गया है. कंपनीज एक्ट 1956 के जहां जहां पे सेक्शन मेंशन है वो वैसे ही आपको ओमिट करने हैं. ठीक है, चलिए अब सी जो क्लॉज था कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर्स या AIF, या फिर इसमें भी बाकी के लोगों के नाम नहीं लिखे हुए थे तो वो ऐड ऑन करने हैं. वही सेम फॉरेन वेंचर फंड्स, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद IRDA. तो ये सारे नाम जो पहले ओमिटेड थे वो सबके सब नाम रिकॉर्ड कर दिए गए. तो करेक्टिव एक्शन उन्होंने ले लिया है. और यहाँ पे भी अगेन जो आपका सब रेगुलेशन 2 है उसमें पुराने सेक्शन का जो पुराने एक्ट के सेक्शन से वो ओमिट कर दिए गए. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 के जहां जहां पे आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं वो आपको ओमिट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है 112 में कोई अमेंडमेंट नहीं है. 113 जो है उसमें हमारा कोई अमेंडमेंट नहीं है. रेगुलेशन नंबर 114 इसमें भी कुछ नहीं है. अब जो रेगुलेशन नंबर 17 है उसके एक्सप्लेनेशन में जो है वो कुछ चीजें ऐड ऑन हो गई है तो वो हमें देखनी है. तो रेगुलेशन नंबर जो 17 हम लोगों ने पढ़ा था, जो आई होप याद होगा आप लोगों को, रेगुलेशन नंबर 17. तो लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द पर्सन अदर देन द प्रमोटर्स. तो प्रमोटर्स के अलावा जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उन्होंने लॉक इन जो है वो मेंटेन किया था. तो वो 6 महीने का लॉक इन जो उन पे एप्लीकेबल था उसकी बात कर रहा था. तो यहाँ पे प्रोविजन वगैरह हमने सब देख लिया था कि किन किन पे एग्जाम्पशन है. इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्या कि फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी. क्लॉज सी किसका था? ये वेंचर फंड्स वाला, वेंचर कैपिटल फंड्स वाला. In case such equity shares have resulted pursuant to conversion of fully paid up compulsory convertible securities, the holding period of such convertible securities as well as the resultant equity share together shall be considered. तो यहाँ पे दोनों पीरियड मतलब प्री कन्वर्जन पीरियड और पोस्ट कन्वर्जन पीरियड दोनों यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. Shall be deemed to be fully paid up if the entire consideration payable thereon has been paid and no further consideration is payable at the time of कन्वर्जन. तो फुली पेड अप ऑब्वियसली तभी माना जाता है जब आपका पूरा कंप्लीट पेमेंट हो चुका है और कोई भी पेमेंट पेंडिंग नहीं हो, तो उसको क्या माना जाता है? फुली पेड अप माना जाता है. फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी, इन केस सच इक्विटी शेयर हैव रिजल्टेड पर्सुएंट टू अ बोनस इशू, then the holding period of such equity shares against which the bonus issue is made as well as holding period of resultant bonus share together shall be considered for the purpose of calculation of 6 months period subject to the following. अब देखो वापस इसने एक और क्या बात बोली, क्लॉज सी की ही बात हो रही है. अगेन वही AIF वगैरह की बात हो रही है. ये जो आपको क्लॉज सी था आई होप आपको याद होगा. इक्विटी शेयर हेल्ड बाय वेंचर फंड या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 फॉरेन वेंचर इन्वेस्टर्स, है ना. तो उसके कंसर्न में बात हो रही थी. तो इस क्लॉज सी में इन्होंने एक और जो एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट इज व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज सी, इन केस सच इक्विटी शेयर हैव रिजल्टेड पर्सुएंट टू द बोनस इशू. मतलब इन लोगों को बोनस शेयर मिला था
ये जो आपका फॉरेन वेंचर फंड है, AIF वगैरह है, इनको बोनस शेयर मिले थे। तो बोनस के केस में क्या ध्यान रखना है, होल्डिंग पीरियड ऑफ सच इक्विटी शेयर अगेंस्ट विच बोनस इज मेड। होल्डिंग पीरियड किसका, ओरिजिनल शेयर्स का, है ना, एज वेल एज होल्डिंग पीरियड ऑफ रिजल्टेंट बोनस इक्विटी शेयर टुगेदर, दोनों का कंबाइन, shall be considered for the purpose of calculation of 6 months period subject to the following। अब क्या रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगी, नंबर 1 दैट द बोनस शेयर बीइंग इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। देखो ये चीज हमेशा होती है कि हमेशा बोनस या तो फ्री रिजर्व से होते हैं इशू, या शेयर प्रीमियम से इशू किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड एंड द बोनस शेयर्स नॉट बीइंग इशूड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रीवैल्यूएशन या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये कंपनीज एक्ट का भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो भी बोनस इशू होगा वो कभी भी अनरियलाइज प्रॉफिट से नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को समझ में आ गई है, ये एक्सप्लेनेशन में ऐड ऑन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रेगुलेशन। इन छोटे छोटे रेगुलेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। 2021 ये अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। डिस्क्लोजर्स वगैरह इन सब में कोई अमेंडमेंट नहीं है कवर्ड, तो मैक्सिमम आपका सेम ही है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जहां पे एड ऑन किया गया है। प्राइसिंग, प्राइस बैंड, इनमें अब प्राइस बैंड में एक अमेंडमेंट है, वो आप देखें। जैसे प्राइस बैंड में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस का बीच का डिफरेंस होता है वो 20% का होता है। मतलब फ्लोर प्राइस के कंपैरिजन में कैप प्राइस मैक्सिमम 20% हो सकती है, 120% तक जा सकता है। इसी में एक पॉइंट एड ऑन किया है कि मिनिमम कितना रहेगा, तो कैप ऑफ प्राइस बैंड शैल बी एटलीस्ट 105% ऑफ द फ्लोर प्राइस। मतलब मिनिमम 105% होगा और मैक्सिमम 120% होगा। ऐसे समझे कि 100 रुपए अगर आपका फ्लोर प्राइस है, अगर 100 रुपीज इज द फ्लोर प्राइस, तो ये कैप प्राइस कितनी होगी, मिनिमम 105, ये तो है मिनिमम, एंड मैक्सिमम कितनी होगी 120, राइट। तो दिस इज द अमेंडमेंट। मतलब 120 वाला तो सेम ही है, 105 वाला जो था वो पहले नहीं था, वो एड ऑन इन्होंने किया। ठीक है, आगे बढ़े। डिफरेंशियल प्राइसिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एलोकेशन इन नेट ऑफर, इसमें एक रेगुलेशन जो है, सब रेगुलेशन ऐड की गई है। एलोकेशन इन नेट ऑफर में हम लोग पढ़ते हैं कि रिटेल वालों को कितना दिया जाएगा, NII वालों को कितना दिया जाएगा, QIBs को कितना दिया जाएगा। उसी में एक रेगुलेशन 3A जो है, सब रेगुलेशन 3A, ये एड ऑन की गई है। तो व्हाट इट सेड कि इन एन इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस द एलोकेशन इन द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी शैल बी एज फॉलोज। अब यहाँ पे देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल को किस तरह से एलोकेशन किया जाएगा, उसको भी फर्दर सेग्रीगेट किया गया है। देखो पहली बात तो मैनर कौन सा है, बुक बिल्डिंग की बात कर रहा है, फिक्स प्राइसिंग की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका हमें पता है हम कितना परसेंट रिजर्व करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल वालों के लिए, 15%, है ना। चाहे 6.1 में आओ या 6.2 में आओ, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, एक में मिनिमम एक में मैक्सिमम है, पर 15% उनके लिए एलोकेशन रहता है। तो उसमें से किसको कितना कितना देंगे, तो उसमें से 1/3 जो NII वालों के लिए अवेलेबल है, उसका 1/3 पोर्शन अवेलेबल टू NII शैल बी रिजर्व फॉर एप्लीकेंट्स। कौन से एप्लीकेंट्स, विद एप्लीकेशन साइज ऑफ मोर देन 2 लाख रुपीज एंड अप टू 10 लाख। तो 2 लाख से 10 लाख वालों के लिए कितना रिजर्व रहेगा, 1/3। 2 लाख से, देखो NII वाले तो ऑब्वियसली 2 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशन उनकी रही होगी, 2 लाख से कम तो इनकी एप्लीकेशन हो नहीं सकती, है ना। और मैक्सिमम कितना, 10 लाख रुपए। तो 2 लाख से 10 लाख रुपीज तक का जो एप्लीकेशन रहेगा वो यहाँ पे कितना रिजर्व रहेगा, 1/3। बाकी रिमेनिंग जो है 2/3 ऑफ द पोर्शन टू NII शैल बी रिजर्व फॉर एप्लीकेंट्स विद एप्लीकेशन साइज ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज। 10 लाख से ऊपर वालों के लिए बाकी का रिमेनिंग 2/3 अवेलेबल रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द अनसब्सक्राइब पोर्शन इन आइदर ऑफ द कैटेगरी, क्या होगा, वापस से इंटर से एडजस्टमेंट हो सकता है। इनमें हमने हर जगह पढ़ा था इंटर से एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऐसा ही यहाँ पे भी इंटर से एडजस्टमेंट अलाउड है। भाई अब नहीं आई एप्लीकेशन, मान लो हमने इनके लिए रिजर्व किया और इनके एप्लीकेशन नहीं आई, तो फिर कोई बात नहीं ना, फिर जो ज्यादा वाली एप्लीकेशन है उनको अलॉटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट इस कंडीशन में ऐड ऑन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ जस्ट नंबरिंग है, A और B, ये 2 नंबर यहाँ पे ऐड ऑन हो गए हैं, पहले नंबरिंग A और B नहीं गिवन थी, तो ये की गई है अमेंडमेंट। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटेटिव बेसिस, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। एसबा इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब आइए अंडरराइटिंग, तो अंडरराइटिंग में अमेंडमेंट है, तो अंडरराइटिंग वाला रेगुलेशन नंबर 40, तो इसमें क्या बोला
कि issuer making an IPO other than through book building process desires to have the issue underwritten, तो अंडररिटन अगर डिजायर है तो फिर उस केस में इट शैल अपॉइंट मर्चेंट बैंकर या स्टॉक ब्रोकर्स रजिस्टर्ड विद द बोर्ड टू एक्ट एज अंडरराइटर। तो यहाँ पे ये लिख दिया है कि किसको अपॉइंट करेंगे, मर्चेंट बैंकर्स या फिर स्टॉक ब्रोकर्स को जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, उनको अंडरराइटर्स की तरह एक्ट करने के लिए अपॉइंट करेंगे। तो ये एक अमेंडमेंट है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए। देन मॉनिटरिंग एजेंसी जो है रेगुलेशन नंबर 41, इसमें भी अमेंडमेंट है। पहले हम लोग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करते थे, अब यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये क्या बोलता है, इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग द ऑफर फॉर सेल एक्सीज 100 करोड़ रुपीज, ये सारी कंडीशन सेम है, बस चेंज कहाँ हुआ है कि टू बी मॉनिटर्ड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब अभी तक तो कौन रेटिंग कर रहा था, कौन एग्जामिन कर रहा था, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब कौन मॉनिटर करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉनिटर करेगी। कौन मॉनिटर करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मॉनिटर करेगी। साथ ही में पहले जो हमारा था लिमिट वो था 95% तक वो मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे 100% तक वो अपना रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मॉनिटरिंग एजेंसी शैल सबमिट रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस टिल 100% ऑफ द प्रोसीज ऑफ द इशू। और साथ ही में इसमें जो पहले लिखा था एक्सक्लूडिंग, है ना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वाला, वो ओमिट कर दिया है। क्लियरली बोला जितना ही फंड रेस किया था, किसी भी पर्पस के लिए रेस किया हो, चाहे जनरल कॉर्पोरेट हो या नॉर्मल हो, कुछ भी हो, 100% पैसा यूटिलाइज हो जाना चाहिए, तब तक ये लोग अपनी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेंगे। फाइन, समझ में आ गया आई होप सबको। तो ये करेक्शंस आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी छोटे छोटे रेगुलेशंस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। मैनर ऑफ कॉल में कोई अमेंडमेंट नहीं है। हाँ, अब आइए अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इसमें एक वर्ड ऐड ऑन करना है आपको, द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू एप्लीकेंट अदर देन रिटेल। रिटेल के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये वर्ड भी आपको ऐड करना है। रिटेल के साथ साथ क्या ऐड करना है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रेगुलेशन नंबर 49 सब रेगुलेशन 3 में आपको रिटेल के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर्ड भी ऐड करना है। और फिर उसके बाद 4A जो सब रेगुलेशन है वो ऐड करनी है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी एक्सक्लूड किया, तो उनके लिए भी अलॉटमेंट क्राइटेरिया बताना पड़ेगा। तो वो बताया यहाँ पे कि अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू ईच नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर shall not be less than the minimum application size. Obviously minimum application size जो वो तो देना ही देना इनको, subject to the availability of shares to non-institutional investor category and the remaining share if any shall be allotted on proportionate basis. जैसे RIA को दिया जाता है, सेम वैसा ही allocation इनके लिए भी हो रहा है कि पहले minimum application size सबको दे दो, फिर उसके बाद कुछ बचे तो वो pro rata basis पे दे देना। ठीक है, तो ये इनके लिए allotment criteria फिक्स किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। देखिए रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, इसमें जो पीरियड है वो चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो कितना हो गया, अभी विदिन 4 days हो गया है। और यहाँ पे सारे पीरियड चेंज करके आपको क्या लिखना है, 4 days लिखने हैं। तो पहले आपके पीरियड जो थे 7 days है ना, 8 days, वो सारे चेंज होकर के आप कितने हो गए, 4 days हो गए। 4 days 4 days 4th day। तो ये आपको चेंज करके अमेंड करके पीरियड चेंज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो आईपीओ में ये सारा अमेंडमेंट हमारा हो गया। अब फास्ट ट्रैक इशू है, उसमें थोड़े अमेंडमेंट ज्यादा थे। तो फास्ट ट्रैक में क्या क्या अमेंडमेंट है एक बार देख लेते हैं हम लोग। एन इशूअर कंपनी नीड नॉट टू फाइल ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको याद होगा फास्ट ट्रैक इशू हमने पढ़ा था एफपीओ के केस में, जब कंपनी को ड्राफ्ट नहीं फाइल करना होता है, डायरेक्टली कंपनी जो है वो अपना इशू ला सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हमने पढ़ी थी। तो उन कंडीशंस में आपको पहला जो अमेंडमेंट करना है सी में, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 250 करोड़ रुपीस, कितना, इन एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वेयर इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो एटलीस्ट 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद कौन सा वाला, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, विद नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वेयर इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो जो हमें यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, वो कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए। और वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सा वाला होगा, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाला होगा। तो ये आपको पॉइंट ऐड करना है इसमें। उसके बाद जो एफ वाला क्लॉज है, उस एफ क्लॉज में वहां पे लेटर ऑफ ऑफर लिखा हुआ था, तो लेटर ऑफ ऑफर को करेक्ट करके आपको क्या लिखना है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
लेटर ऑफ ऑफर की जगह क्या लिखना है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लिखना है। उसके बाद एच जो देखो, वैसे भी आप एफपीओ ला रहे हो तो उसमें लेटर ऑफ ऑफर तो जाता नहीं है, उसमें क्या जाता है, प्रोस्पेक्टस ही जाता है, ऑफर डॉक्यूमेंट, तो इसलिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको लिखना है। जो एच क्लॉज है उसमें आपको करेक्शन करना है, दैट नो शो कॉज नोटिसेस एक्सक्लूडिंग proceedings for imposition of penalty have been issued by the board and pending against the issuer or its promoters or whole time directors as on the reference date. तो what it said कि no show cause notices excluding proceedings for imposition of penalty have been issued, मतलब show cause notice issued नहीं होना चाहिए। अगर show cause notice issued हुआ तो फिर आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला पाओगे। have been issued by whom, board, and pending against the issuer या फिर its promoters। तो issuer या promoters या इसके whole time directors के अगेंस्ट में ना तो कोई शो कॉज नोटिस इशूड होना चाहिए, ना ही कोई पेंडिंग होना चाहिए। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। In case where against the issuer या promoter or whole time director show cause notice has been issued by the board या adjudicating officer in the proceeding for imposition of penalty या फिर prosecution has been initiated, तो necessary disclosure in respect of such action along with potential adverse impact on the issuer shall be made in the offer document। तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आपको इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट में किन किन के लिए कवर किया, देखो पहले तो किसने बोला कि कोई पेनल्टी जो है वो इम्पोज नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई शो कॉज नोटिस जो है वो इशू नहीं होना चाहिए, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। किसके अगेंस्ट में, इशूअर, प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में। इसने बोला एक्सक्लूडिंग प्रोसीडिंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। अब फिर क्या बोला, इन केस वेयर इशूअर जो है या प्रमोटर, होल टाइम डायरेक्टर, इनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग ऑफ पेनल्टी जो है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, वो अगर पेंडिंग हुआ, ऊपर एक्सक्लूड कर दिया था इसको, यहाँ पे बोला ये अगर मान लीजिए ये पेंडिंग हुआ या फिर प्रोसिक्यूशन जो है हैव बीन इनिशिएटेड बाय द बोर्ड, तो उस केस में इसके क्या करने पड़ेंगे, नेसेसरी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे कि भाई क्या इंपैक्ट होंगे, क्या एक्शन हो सकते हैं, वो सारी बातें आपको डिस्क्लोजर देनी पड़ेगी। आई क्लॉज में बोला, इफ द इशूअर या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर ऑफ द इशूअर हैज सेटल्ड एनी एलिग्ड वायलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज लॉ थ्रू द सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब कंसेंट ऑर्डर वगैरह के थ्रू अगर आपने कोई सेटलमेंट किया हुआ है इन द पास्ट 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट, तो आपको क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑफ सच कंप्लायंस ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर शैल बी मेड इन द लेटर ऑफ ऑफर। तो आपको ये सारे डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट्स जो है ये आपको करेक्ट करने हैं। अब एल जो पॉइंट है उसमें ऑडिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात की थी, तो उसमें था ऑडिट क्वालिफिकेशन इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर फॉर विच अकाउंट्स आर डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, द इशूअर शैल प्रोवाइड द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट adjusting for price impact of audit qualification for the qualification wherein impact on financial cannot be ascertained, the same shall be disclosed appropriately in the offer document। देखिए पहले ऐसा था कि ऑडिट क्वालिफिकेशन 5% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन थी, तो वो अभी चेंज हो गया है। इसने क्लियरली क्या बोला कि अगर कोई ऑडिट क्वालिफिकेशन आई है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आपको क्या करना है, द इशूअर शैल प्रोवाइड द रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, वापस से रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं और बताना है कि इम्पैक्ट क्या है, ऑडिट क्वालिफिकेशन, वो सारा इम्पैक्ट डाल के वापस से रिवाइज आपको पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा है कि क्वालिफिकेशन वेयर इन इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल कैन नॉट बी असर्टेन, तो ये बताना पड़ेगा कि भाई जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रेज की थी उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो और क्यों नहीं है वो भी रीजंस आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह के डिस्क्लोजर्स आपको एड ऑन करने हैं। तो यहाँ पे ये फास्ट ट्रैक इशू के कंसर्न में हमारे अमेंडमेंट्स थे। तो आई होप आईपीओ एफपीओ के कंसर्न में पूरे अमेंडमेंट्स जो हमने देखे हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम आईपीओ एफपीओ के बाद राइट इशू की बात करेंगे। तो राइट इशू में जो हमारा अमेंडमेंट एप्लीकेबल है दैट इज, इसमें भी वही सेम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस वाला जो हमने आईपीओ में डाला था, एग्जैक्टली सेम वही पॉइंट हमें यहाँ पे भी कवर करना है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो देखें, अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड सच अदर ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम वही कंडीशन है, वही 35% की कंडीशन है ना, आईपीओ वाली सेम कंडीशन। ठीक है, तो ये आप इसमें भी इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल इशू। देखिए प्रेफरेंशियल इशू में थोड़े अमेंडमेंट ज़्यादा हैं, इसमें काफ़ी सारी बातें हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेशन नंबर 158 की। तो रेगुलेशन नंबर 158 में जो हम बात करते हैं कि कौन कौन से केसेस में चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा।
उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमारा अमेंडमेंट है क्लॉज ए में, तो उसमें वही जो आपका पुरानी कंपनी का 1956 का रेफरेंस था उसको डिलीट करना है ना, और कुछ नहीं करना, डिलीट कर दीजिए उसको। प्लस उसमें एक प्रोविजन ऐड करना है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू, कहाँ एप्लीकेबल होगा, conversion of loan or upon an option attached to the convertible debt securities debt instrument into equity share as mentioned in clause A subject to the provisions of section 62 subsection 3। तो सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 में अगर आपका कोई कन्वर्टेबल लोन है या फिर आपने कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई ऑप्शन अटैच किया हुआ था तो उस पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, है ना। ये इसने एक एक्सेप्शन ऐड किया है। प्लस साथ ही में यहाँ पे अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा वो आप निकाल लीजिए, इसमें रेगुलेशन नंबर 159 इशूअर इनएलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कुछ इनएलिजिबिलिटीज है कि कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था जो अलॉटी के कंसर्न में था कि अलॉटी अगर अपने शेयर सेल या ट्रांसफर करता है तो उसका पीरियड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे वो पीरियड 90 डेज हो गया, 90 ट्रेडिंग डेज, 90 ट्रेडिंग डेज। तो वो पीरियड को करेक्ट कर लीजिए, 90 ट्रेडिंग डेज आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ हमारा। प्लस साथ ही में इसी में हमें एक क्लॉज और इंसर्ट करना है, क्लॉज जो है 4, सब रेगुलेशन 4 हमें इंसर्ट करना है इसमें। तो इस रेस्पेक्टिव सब रेगुलेशन में क्या बात बोली गई है कि इशूअर शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक प्रेफरेंशियल इशू, मतलब एक और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एड ऑन किया गया है इशूअर के कंसर्न में। अगर क्या है उसमें आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी, इन तीनों में से किसी को भी अगर कोई आउटस्टैंडिंग पैसा है या तो साबी को या फिर स्टॉक एक्सचेंज को या फिर डिपॉजिटरी, इन तीनों में से किसी को भी अगर कोई भी पैसा बकाया है तो फिर इशूअर इनएलिजिबल होगा। तो क्या करें, बकाया है तो क्या करें, पैसा दे दो भाई। तो क्या बोलता है, सब रेगुलेशन 4 शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर सच आउटस्टैंडिंग ड्यूज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेंडिंग अपील या प्रोसीडिंग which has been admitted by the relevant court, tribunal या ऐसा केस में भी। साथ में क्या बोला, अगर मान लीजिए आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि सेबी मनमाना पैसा हमसे वसूल करना चाह रहा है, सेबी गलत हम पे जो है डिमांड रेज कर रहा है, तो उसके लिए हमने कोर्ट में कोई या ट्रिब्यूनल में कोई केस फाइल कर दिया और कोर्ट ने उस रेस्पेक्टिव केस को एक्सेप्ट कर लिया, तो जब तक आप डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप इनएलिजिबल नहीं रहोगे। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा सब रेगुलेशन 4 एडेड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है रेगुलेशन नंबर 160 कंडीशंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू। इसमें एक लाइन ऐड हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लॉज सी में क्या बोला इसने कि इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द प्रपोज्ड अलॉटीज इन द इशूअर आर डीमैट फॉर्म। ये तो पहले भी था। तो ये डीमैट फॉर्म कब होना चाहिए, तो उसके लिए पीरियड मेंशन किया, बिफोर एन एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज मेड बाय द इशूअर टू द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए एक बात हमें अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई भी नई सिक्योरिटी इशू करते हैं, उसकी लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी होती है। तो यहाँ पे जो डीमैट की रिक्वायरमेंट आपको कंप्लायंस करनी है वो किससे पहले करनी है, किससे पहले करनी है आपको, यस, इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगाने से पहले ये कंडीशन कंप्लायंस होनी चाहिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट इसमें ई क्लॉज। ई क्लॉज में भी सेम वही बात बोला है कि पैन नंबर वगैरह की जो डिटेल्स है वो लेके रखनी है, कब, सेम वही बिफोर एप्लीकेशन फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल इज मेड बाय द इशूअर टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे भी ये कंप्लायंस का पीरियड इन्होंने एड ऑन किया है कि जब भी आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगाएंगे उससे पहले ही ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेना। एफ क्लॉज इंसर्ट हुआ है, इशूअर हैज मेड एन एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द स्टॉक एक्सचेंज where its equity share are listed on the same day when the notice has been sent in respect of the general meeting seeking shareholders approval by way of special resolution। तो जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया था, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, और क्यों दिया था, क्योंकि हमें ऐसा पास करना था। तो जिस दिन आपने नोटिस दिया था उसी वक्त आपको क्या करना है, यहाँ पे उसी वक्त आपको क्या करना था, एप्लीकेशन लगानी थी फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। तो उसी वक्त आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगानी थी, उसका टाइम इसमें मेंशन कर दिया कि भैया इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन कब लगानी। तो ये इसमें एक पॉइंट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 161, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। 162 में जो आपका टेन्योर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी था
उसमें एक नया पॉइंट इंसर्ट हो गया है, तो अभी ये पहला वाला जो पॉइंट है उसमें फर्स्ट नंबर डल जाएगा। और सेकंड क्या बोलते हैं, देखो टेन्योर हमने पढ़ा था 18 मंथ्स का होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन बाय द अलॉटी टू कन्वर्ट द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी within the tenure specified in subregulation 1, the issuer shall ensure that the allotment of equity share pursuant to exercise of convertible security is completed within how many days? 15 days. तो allotment का period प्रिस्क्राइब कर दिया कि कितने दिनों में allotment हो जाना चाहिए। The allotment period would be of 15 days. 15 days कहाँ से? एक्सरसाइज ऑफ allotment. तो जहां भी उसने एक्सरसाइज किया अलॉटी ने कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे कन्वर्जन कराना है, तो उसके 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज उसको क्या मिल जाना चाहिए? अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए। तो ये एक सेकंड पॉइंट इसमें इंसर्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग रेगुलेशन 164। क्योंकि प्राइसिंग का टेन्योर जो है वो चेंज हो गया है। आपको याद होगा हमने प्राइसिंग 164 में 26 वीक्स की बात की थी कि 26 वीक या उससे ज्यादा आपको लिस्टिंग हो चुका है या लेस देन 26 वीक्स है। तो जहां जहां 26 वीक्स था वो पीरियड अब रिप्लेस होकर 90 ट्रेडिंग डेज हो गया है, और जहां जहां पे 2 वीक्स था वो रिप्लेस होकर के 10 ट्रेडिंग डेज हो गया है। बेसिकली अगर हम देखें तो 2 वीक्स का मतलब 10 ट्रेडिंग डेज ही होता है, क्योंकि एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डे होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो 2 हफ्ते में मिलाकर कितना हो गया? 10 ट्रेडिंग डेज हो गया। तो उसने वीक की जगह पे यहाँ पे ट्रेडिंग डेज वर्ड यूज करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जहां जहां पे 26 वीक्स लिखा था वहां पे क्या हो गया? 90 ट्रेडिंग डेज हो गया है। तो लिस्टेड फॉर 90 ट्रेडिंग डेज और मोर, उसकी कंडीशन है। तो वहां पे आपको 2 पीरियड लेने होते थे, 26 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस या फिर 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, विच एवर इज हायर। तो उनकी जगह पे आप बस कट करके 90 और 10 ट्रेडिंग डेज कर दीजिए। गॉट इट? तो ये एक अमेंडमेंट है, काफी मेजर अमेंडमेंट हो गया, इसकी वजह से टाइम पीरियड चेंज हो गया है। और यहाँ पे एक प्रोविजो भी ऐड करना है, प्रोविजो। और ये प्रोविजो क्या है कि आर्टिकल्स में आपको कोई नया फॉर्मूला दे रखा है जिसकी वजह से कोई नया प्राइस निकल के आ रहा है, अगर वो प्राइस हायर है तो वही लेना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स ऑफ द इशूअर प्रोवाइड फॉर अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन which results in a floor price higher than that determined under these regulations, then the same shall be considered as the floor price for equity shares to be allotted pursuant to the preferential issue. तो यहाँ पे अगर कोई मेथड दे रखा है डिटर्मिनेशन का आर्टिकल्स में, तो हमें वैल्यूएशन के लिए वही मेथड यूज करना पड़ेगा। करेक्ट? तो ये प्रोविजन सबके साथ ऐड किया। फिर दूसरा क्या था कि अगर 26 वीक से लेसर है तो 26 वीक की जगह अगेन क्या डालो? 90 ट्रेडिंग डेज डालो। पुराने एक्ट का जो भी रेफरेंस है कंपनीज एक्ट का वो कट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। अच्छा, अब जब आपको याद होगा सेकंड मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 26 वीक से लेसर है तो वहाँ पे 3 पीरियड, 3 प्राइसिंग हम ले रहे थे। आईपीओ की प्राइसिंग, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या स्कीम की कोई प्राइसिंग है वो, या फिर जो एक्चुअल लिस्टिंग का प्राइसिंग है, और 2 वीक्स का प्राइसिंग ले रहे थे। तो जहाँ 2 वीक्स था उसकी जगह पे आप क्या कर लीजिए? 10 ट्रेडिंग डेज कर लीजिए। ठीक है? तो 2 वीक्स की जगह रिप्लेस हो रहा है 10 ट्रेडिंग डेज, 26 वीक्स की जगह रिप्लेस हो रहा है 90 ट्रेडिंग डेज। अब सुनो, यहाँ पे आर्टिकल्स जो है वही सेम, कि आर्टिकल्स में अगर कोई मैनर दे रखा है तो फिर वो आर्टिकल्स के मैनर के हिसाब से ही काम किया जाए। अब जो सब रेगुलेशन 3 था उसने क्या बोला था कि अगर आप सब रेगुलेशन 2 के हिसाब से प्राइसिंग कर रहे हो तो जिस भी दिन आपके 26 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वापस रिकम्प्यूट करना पड़ता है, और रिकम्प्यूटेशन में अगर प्राइस ज्यादा निकल के आता है तो डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ता है। याद है वो कंडीशन? तो वहां पे वही 26 वीक जहां पे आ रहा है वहां पे सिंपल आपको 90 ट्रेडिंग डेज करना, और कुछ समझ में नहीं है, सब में वही रिप्लेसमेंट चल रहा है। फिर वही आर्टिकल्स में अगर कुछ लिखा हुआ है मैथड तो वही मैथड हम फॉलो यूज करेंगे, और फिर उसके हिसाब से जो भी प्राइस रहेंगे वही फ्लोर प्राइस रखेगा। अब सब रेगुलेशन 4 में अमेंडमेंट है, इसमें अभी 2 कंडीशन ए और बी करके 2 क्लॉजेस यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। किसके कंसर्न में? क्यूआईबी वाला कंडीशन पहले भी था बट इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या कंडीशन थी कि प्रेफरेंशियल इशू जो है क्यूआईबी को जो दिया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 5, तो उसमें 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की बात करते हैं। यहाँ पे वही 2 वीक्स की जगह पे 10 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको लेना है, और फिर वही सेम आर्टिकल्स वाली कंडीशन है। तो बाकी ये वाली बात तो सेम ही है। अब क्या ऐड ऑन किया इसमें? नो अलॉटमेंट शैल बी मेड, नो अलॉटमेंट शैल बी मेड आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू एनी क्यूआईबी हु इज अ प्रमोटर या पर्सन रिलेटेड टू द प्रमोटर ऑफ द इशू। यहाँ पे किसको मना किया? कौन सा क्यूआईबी जो क्या है प्रमोटर या पर्सन रिलेटेड टू द प्रमोटर है, उसको मना किया गया है। और फिर उसमें एक और प्रोविजन डाल दिया कि क्यूआईबी हु डज नॉट होल्ड एनी शेयर इन द इशूअर। अब मान लीजिए
वो इशूअर में कोई शेयर होल्ड ही नहीं करता है। तो एंड हु हैज एक्वायर्ड शेयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ लेंडर, मान लीजिए उसको कोई राइट मिला है, कोई शेयर मिले हैं, तो वो कैसे मिला है, लेंडर की तरह मिला है। जैसे आप उसने लैंडिंग की थी और आपने डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट के बदले में उसने लैंडिंग को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विटी में, इसलिए इक्विटी मिला है उसको। तो फिर उसको हम डीम टू पे रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो आपको ऐड ऑन करनी है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपका सेम ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रेस एसेट्स। तो स्ट्रेस एसेट जो थी, यहाँ पे भी आपको जो 2 वीक्स का पीरियड है उसकी जगह पे 10 ट्रेडिंग डेज करना पड़ेगा। तो जहां जहां पे वीक्स 2 वीक्स के आ रहे थे वहां पे हमने 10 ट्रेडिंग डेज डाल दिए, बाकी सेम है। अब यहाँ पे जो है प्रेफरेंशियल इशू किसको नहीं करना है, उसमें जैसे हमने कंडीशन देखी थी विलफुल डिफॉल्टर, तो विलफुल डिफॉल्टर के साथ साथ एक वर्ड एक और ऐड हो रहा है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। जैसे हमने आईपीओ के केस में भी पढ़ा कि फ्रॉडुलेंट बोरोवर इसमें ऐड करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी फ्रॉडुलेंट बोरोवर ऐड करना होगा। बाकी सेम है। 164B में कोई चेंजेस नहीं है। 165 में एक छोटा सा इंसर्शन करना है, इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स जो हैं वहां पे आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर लिखना है। क्या लिखना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वैल्यूअर के साथ एक वर्ड और ऐड करना है, दैट इज व्हाट रजिस्टर्ड वैल्यूअर। 166 में भी छोटा सा अमेंडमेंट है जहाँ पे हम एडजस्टमेंट इन प्राइसिंग की बात करते हैं। तो प्राइसिंग हमने कौन कौन से तरीके से पढ़ी, 164, 164A, 164B, 165, ये सारे पढ़े। तो पहले सिर्फ 164 और 165 लिखा हुआ था, तो ये और ऐड ऑन कर दिया 164A, 164B, ये भी ऐड ऑन कर दिया। तो ये इंसर्ट आपको करना है किसमें, 166 में। अब एक नया रेगुलेशन ऐड ऑन हुआ है, अदर कंडीशंस फॉर प्राइसिंग, 166A, ये एक नया जो है वो ऐड ऑन किया गया है। तो इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या चीजें ऐड ऑन की गई हैं कि प्रेफरेंशियल इशू, कौन सा प्रेफरेंशियल इशू की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से चेंज इन कंट्रोल हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंज इन कंट्रोल हो रहा है, या फिर अलॉटमेंट ऑफ मोर देन 5%, कितना परसेंट, मोर देन 5%, किसका 5%, ऑफ पोस्ट इश्यू फुल्ली डायल्यूटेड शेयर कैपिटल ऑफ द इश्यूअर। किसको अलॉट किया जा रहा है, या तो एक सिंगल अलॉटी को, या फिर अलॉटीज एक्टिंग इन कंसर्ट। कंडीशन समझ में कभी एप्लीकेबल हो रहा है 166A, देखो यहाँ पे दो कंडीशन है जब ये एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पे जो अलॉटमेंट हो रहा है, प्रेफरेंशियल इशू जो आ रहा है, उसमें दो टाइप के अलॉटमेंट है, या तो चेंज इन कंट्रोल आ रहा है, या फिर मोर देन 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल अलॉट किया जा रहा है। किसको, या तो सिंगल अलॉटी को, या पीएसी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, के साथ मिलकर के। तो अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट किससे लेके आओगे, इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूएशन से, और फिर वो जो प्राइसिंग बताएगा उसको भी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ये एडिशनल कंडीशन है इस रेस्पेक्टिव मामले। ठीक बात है, समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो रहा है तो इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या लेके आ जाना, वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके आ जाना। फिर provided that floor price in such cases shall be higher of what, floor price determined under regulation 164 as the case may be, or the price determined under the valuation report from the independent registered valuer, या फिर प्राइस डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स। देखो अब हमारे पास तीन मैनर हो गए यहाँ पे, अब तक तो दो ही थे, एक तो 164 का प्राइसिंग या फिर आर्टिकल्स का प्राइसिंग। अब यहाँ पे एक और ऐड हो गया, तो तीन बातें क्या क्या हुई यहाँ पे, देखो 164 का प्राइसिंग या तो वो ले लो, या आर्टिकल्स का प्राइसिंग ले लो, ये तो हमें पता ही है। और अब हम किसका और बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का प्राइसिंग। रजिस्टर्ड वैल्यूअर का प्राइसिंग इस रेस्पेक्टिव मामले में वो आपको लेना है। इनमें से विचएवर हायर हम देखेंगे, इनमें से हायर, तो कम से कम इतना प्राइस तो हमें चार्ज करना ही होगा। Provided further that if the proposed preferential issue is likely to result in change in control of the issuer, valuation report from registered valuer shall also cover। अब प्राइसिंग के साथ साथ और क्या बताएगा, गाइडेंस ऑन कंट्रोल प्रीमियम which shall be computed over and above the price determined in terms of the first provision। मतलब जो हमने प्राइसिंग बताई है ऊपर, उसके ऊपर
अगर कोई कंट्रोल प्रीमियम भी है तो वो भी आप बताओगे, और निकाला कैसे वो सब कुछ बताओगे। प्रोवाइड फर्दर देन द वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इशूअर। तो ये जो भी आपने निकाला है, कैलकुलेशन किया है, उसका डिस्क्लोजर आपको देना है, वेबसाइट पर अपलोड करना है। रेफरेंस ऑफ द सेम शैल बी मेड इन द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। जब आप एसआर पास करने के लिए जनरल मीटिंग कॉल करोगे तो उसके नोटिस में भी ये इंटीमेशन आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये पॉइंट है जो आपको एड ऑन करना है। ये नया रेगुलेशन जो है वो इंसर्ट हो गया है, रेगुलेशन 166A। एनी प्रेफरेंशियल इशू विच मे रिजल्ट इन चेंज इन कंट्रोल। तो बेसिकली ये हर जगह कोई चेंज इन कंट्रोल की बात कर रहा है। शैल ओनली बी मेड पर्सुएंट टू अ रीजन रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमिटी। अब आप कंट्रोल चेंज कर रहे हो, इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि कंपनी का कंट्रोल चेंज हो रहा है, तो ऐसे अचानक से आप प्रेफरेंशियल इशू के बेसिस पे काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास लॉजिकल रीजन होने चाहिए, और ये रिकमेंडेशन किसके थ्रू आएगा? यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमिटी। जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे, उस कमेटी के अंदर वो रिकमेंडेशन देंगे कि क्यों यहाँ पे जरूरी है इनको प्रेफरेंशियल इशू देना, क्यों कंट्रोल चेंज करा रहे हैं। Independent director of the issuer, after considering all the aspects relating to the preferential issue, including pricing and the voting pattern of the said committee meeting, shall be disclosed in the notice following the general meeting of the shareholders. The meeting of the independent director referred in sub-regulation 2 shall be attended by all the independent directors on the board of the issuer. Got it? तो ये कंडीशन रेगुलेशन 166A में इंसर्ट की गई है। तो अगर कंट्रोल चेंज हो रहा है या सिंगल पर्सन को 5% से ज्यादा अलॉटमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उससे रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी, उसका प्राइसिंग कराना पड़ेगा, प्लस आपने रिकमेंडेशंस जाएंगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कमिटी। ठीक है, अब यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 167 जो लॉक इन पीरियड की बात करता है, तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है इसमें भी करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे जो लॉक इन रहेगा वो 18 महीने का रहेगा, 18 मंथ्स। ठीक है, 18 मंथ्स का लॉक इन एप्लीकेबल रहेगा, 18 मंथ्स, और यहाँ पे फर्दर में 6 मंथ। तो वही मिनिमम, जैसे पहले 3 साल 1 साल हुआ करता था, वो पीरियड अभी चेंज होकर के 18 महीने और 6 महीने हो गया है। जो हमारा नॉर्मल लॉक इन पीरियड था वही हो गया है। तो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में 18 मंथ्स है, एक्सेस प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में 6 मंथ्स है, और अदर देन जो प्रमोटर है उनके केस में 6 मंथ्स है। तो ये आपको लॉक इन पीरियड करेक्ट करने। याद है आपको पहले हमने पढ़ा था 3 साल 1 साल प्रमोटर में, और देन प्रमोटर में 1 साल कर देते हैं। तो वो पीरियड आपको चेंज करने हैं, जहां जहां 3 साल था उसकी जगह 18 महीने हो गए हैं, और जहां जहां पे 1 साल था उसकी जगह पे 6 मंथ्स हो गए। Provided that lock-in shall not be applicable to the specified securities to extend to achieve the, ये तो हमने पहले भी कर लिया था, हमने रेडी था ये। चलिए नेक्स्ट था कि entire pre-preferential allotment shareholding of the allotee if any shall be locked in from the relevant date up to 90 ट्रेडिंग डेज। तो यहाँ पे भी जो पीरियड है ये 90 ट्रेडिंग डेज का हो गया है। तो जो पुरानी जो सिक्योरिटीज थी उसका पीरियड जो है, जो आपका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनका भी पीरियड यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, वो अब क्या हो गया है 90 ट्रेडिंग डेज का हो गया है। आपको याद है कि जो अलॉटी है उसके 2 टाइप की सिक्योरिटी है, एक तो जो पुरानी वाली और एक नई वाली है। जो पुरानी वाली सिक्योरिटी उस पर 2 टाइप के लॉक इन एप्लीकेबल होते हैं। एक तो पुराना वाला जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें भी 90 ट्रेडिंग डेज हो गए, अभी करेक्ट हो गए 90। तो 90 रेलेवेंट डेट से 90 डेज प्रायर, उसके बाद जो आपको अलॉटमेंट हुआ, ट्रेडिंग अप्रूवल मिली है, उससे भी 90 डेज का पीरियड। तो अब इस तरह से यहाँ पे जो लॉक इन रहेगा एग्जिस्टिंग शेयर्स का लॉक इन जो रहेगा अलॉटीज के लिए, अलॉटीज तो लॉक इन क्या रहेगा इनमें, एक तो देखो रेलेवेंट डेट है हमारी, इससे कितने डेज 90 डेज प्रायर, ये कंडीशन तो हमने पहले पढ़ी थी है ना, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट आ गया था। फिर उसके बाद रेलेवेंट डेट के बाद अलॉटमेंट हुआ, फिर ट्रेडिंग अप्रूवल आई, तो ट्रेडिंग अप्रूवल के बाद कितने डेज 90 डेज, यहाँ तक ये पूरा एंटायर पीरियड जो है इसमें लॉक इन रहेगा। कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग शेयर्स, और जो न्यू शेयर है उनपे लॉक इन तो है ही हमारा 18 महीने वाला पीरियड जो एप्लीकेबल है, 18 महीने 6 महीने वो भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है लॉक इन रिक्वायरमेंट फॉर एन अलॉटी हु हैज बिकम अ प्रमोटर ड्यू टू चेंज इन कंट्रोल कॉन्सिक्वेंट टू द प्रेफरेंशियल इशू shall be same as those applicable to the promoters and promoter group under this regulation। तो एक न्यू पॉइंट नंबर 7 इंसर्ट हो गया है इसमें, सब रेगुलेशन 7, कि जो पर्सन कंट्रोल चेंज हो रहा है उसकी वजह से प्रमोटर बन रहा है, तो उससे प्रमोटर वाले ही प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स हमारे, देखिए जिसमें जो जहां जहां मैंने रेड कर रखा है वो सारी बातें अमेंडेड है।
तो ये सारी बातें आपको अच्छे से देखनी है। प्लेज ऑफ लॉक इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 167A, ये भी एक नया रेगुलेशन इंसर्ट हुआ है। ये सेम वैसा ही है जैसा हम आईपीओ की केस में पढ़ते हैं, प्लेजिंग की बात करते हैं। आई होप आपको याद होगा कि हम प्लेजिंग करते हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कुछ सेलेक्टेड लोगों से ही लोन लिया गया हो, तो सेम वही लोग यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एसआर held by promoters and logged in under provision of this regulation may be pledged as collateral। आईपीओ में भी सेम कंडीशन थी, एज कोलेट्रल था। लोन किससे लिया गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस। वहां पे भी 4 लोगों के नाम थे, तो नया कुछ नहीं है, सेम वैसा ही था जो आईपीओ में था वो यहाँ पे आ गया। प्रोवाइडेड दैट लोन हैज बीन ग्रांटेड टू द इशूअर या फिर सब्सिडरी, किस पर्पज के लिए? फाइनेंसिंग वन और मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वहां पे भी सेम यही ऑब्जेक्ट था, इशू का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड प्लेज ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी इज वन ऑफ द कंडीशन, दैट वाज द सेम कंडीशन अगेन। तो ये दोनों डिट्टो सेम एज आईपीओ लिख देती हूँ उसको मैं, तो आपको नया याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन में नहीं आओगे, सेम एज आईपीओ। प्रोवाइडेड फॉर दैट लॉक इन ऑन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल कंटिन्यू। अच्छा मान लो इन्वोक हो गई, सिक्योरिटी इन्वोक हो गई, तो सिक्योरिटी इन्वोक हो गई है तो नया अलॉटी आ गया होगा, लेंडर ने ऑब्वियसली सिक्योरिटी बेच करके और अपना पैसा वसूल किया होगा, तो जिसको अलॉटमेंट हुआ है अभी वो पर्सन रिमेनिंग पीरियड का लॉक इन कंटिन्यू करेगा, वो पर्सन रिमेनिंग पीरियड का लॉक इन कंटिन्यू करेगा। तो पर्सन टू इन्वोकेशन ऑफ द प्लेज, द एंटिटी इन्वोकिंग द प्लेज शैल नॉट बी एलिजिबल टू ट्रांसफर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टिल द लॉक इन पीरियड स्टैब्लिश्ड इन दिस रेगुलेशन हैज एक्सपायर्ड। तो ये सेम सी बातें, इसमें नया कुछ नहीं है, पर हाँ प्रेफरेंशियल इशू में नया रेगुलेशन ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया 167A। चलिए ये हमारा प्रेफरेंशियल इशू का सारा अमेंडमेंट हो गया कंप्लीट। अब हम QIP पे आ जाते हैं एक बार। QIP, तो QIP में सबसे पहले रेगुलेशन 172, इसमें जो एक क्लॉज है उसमें आपको एक डिलीशन करना है, सब क्लॉज 2 ये हटा दीजिए, सब क्लॉज 2 ये डिलीट करना है। तो उसके बाद जहाँ जहाँ पे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है वो डिलीट कर दीजिए। कंपनीज एक्ट 1956 सब जगह हट गया, इन्होंने फाइनली इनको याद रख गया कि कंपनीज एक्ट 2013 आए हुए बहुत साल हो गए हैं तो हटा देते हैं, तो अब हटा दिया फाइनली, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्ट का नाम जो है थोड़ा गड़बड़ था, उसको ठीक कर लीजिए, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, तो ये आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे रेगुलेशन नंबर 172 में कर रहे हैं हम, रेगुलेशन नंबर 172, ठीक है, सब रेगुलेशन 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अमेंडमेंट है दैट इज व्हाट, रेगुलेशन नंबर 175। 175 में कुछ छोटे छोटे से करेक्शंस हैं। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्वालिफाइड जो है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे जो प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है? प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट विच शैल कंटेन ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर शैल बी मेड इंक्लूडिंग एज स्पेसिफाइड देयरइन, और एनी ऑफ द प्रमोटर, डायरेक्टर, विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट बोरोवर। तो देखो विलफुल डिफॉल्टर के साथ तो क्या लिख दोगे? फ्रॉडुलेंट बोरोवर, ये हर जगह ऐड हो रहा है। विलफुल डिफॉल्टर के साथ क्या ऐड ऑन करना है? फ्रॉडुलेंट बोरोवर। और यहाँ पे पहले से प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट था, तो प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट और ऐड हो गए। प्रिलिमिनरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट एंड प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट दोनों आ गए, और फ्रॉडुलेंट बोरोवर जो है वो भी इंसर्ट करना है रेगुलेशन 175 में। अच्छा चलिए, अब उसके बाद इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं एसएमई की तरफ। तो एसएमई, तो आईपीओ बाय एसएमई, तो एसएमई में अगर आप लिस्टिंग वगैरह करा रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट की हमने बात की थी, तो वहाँ पे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था। तो ये जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ये आपको डिलीट करना है, डायरेक्टली सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट ही रहेगा। तो अब सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट चल रही कॉन्टेस्ट टू द सेल, तो डीओडी तो क्यों फाइल करना, अब तो सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट ही फाइल करना पड़ेगा, है ना। चलिए अब है आईजीपी। आईजीपी में तो ऐसा कुछ अमेंडमेंट है नहीं, तो ये हमारा पूरा अमेंडमेंट हो गया है आईसीडीआर का। इसमें बस एक छोटा सा अमेंडमेंट जो है माइग्रेशन वाला, तो उसमें बस सब जगह जहां जहां बिल्कुल डिफॉल्टर है वहां पे एक वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया है, फ्रॉडुलेंट बोरोवर। तो जहां जहां पे आपको बिल्कुल डिफॉल्टर दिख रहा है वहां पे फ्रॉडुलेंट बोरोवर वर्ड ऐड करना। ये कॉमन अमेंडमेंट है जो पूरे आईसीडीआर पे एप्लीकेबल हुआ था। हाँ, एक छोटी सी कंडीशन है एलिजिबिलिटी की कंसर्न में, तो वहाँ पे जो सब रेगुलेशन 3 है वो उसमें आपको क्या एड ऑन करना है?
A company not satisfy the condition laid down under sub-regulation 2 of regulation 292 shall, as on the date of application for migration under regular category, have 50% of its capital held by the QIB. तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सब रेगुलेशन 2 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो उस केस में कितना परसेंट, 50% जो है वो कैपिटल कौन हेल्ड करेगा, QIB हेल्ड करेगा. तो कंपनी नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन लेड डाउन अंडर सब रेगुलेशन 2 of regulation 292 shall, as on the date of application for migration, तो कितना परसेंट, 50% ऑफ इट कैपिटल shall be held by the QIBs, है ना. ये एक अमेंडमेंट है जो आपको करेक्शन करना है. दैट्स इट. तो ये हमारा ICDR का पूरा इंटायर हमने अमेंडमेंट कंप्लीट कर लिया है. तो ICDR में IPO FPO में भी हमने अमेंडमेंट देखा, कुछ नई नई रेगुलेशन एड ऑन हुई है, प्लस सबसे ज्यादा मेजर अमेंडमेंट जो है प्रेफरेंशियल इशू में, बाकी सब छोटे मोटे अमेंडमेंट्स. ठीक है. तो आज हम लोगों ने पूरा ICDR कंप्लीट कर लिया, बाकी के रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू.